नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे यूपी में केशव मौर्य के फैक्टर की। जी हां, एक बार फिर योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य होता चला जा रहा है और यह मामला गर्म होता दिख रहा है। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने सीएम योगी के दिल्ली जाने और केशव मौर्य के सीएम बनाए जाने का बयान दिया था। इस मुद्दे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। दरअसल चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे शीत युद्ध के अंत की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से यूपी की राजनीति में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को 10 सालों के बाद करारी मात दी। 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीट अखिलेश और राहुल गठजोड़ ने अपने पाले में कर लिया। वहीं बीजेपी को महज 33 सीटों पर जीत मिली। यूपी में बीजेपी को मिली करारी हार के पीछे जिम्मेदार कौन, इस सवाल का हल निकालने का प्रयास शुरू किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब भाषण दिया तो विवाद की वजह बन गया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों की अपनी भूमिका है। संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन मजबूत होगा तभी सरकार भी मजबूत होगा। अब संगठन बनाम सरकार का यह विवाद यूपी की राजनीति में जोर शोर से उठ गया है। फिर कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज हम इसी खटास के सच को समझने की कोशिश करेंगे। संगठन में टकराव नया नहीं है, सपा भी इसे झेल चुकी है। शिवपाल और अखिलेश के क्लेश को भला कौन नहीं जानता। आज हम पूरे परिप्रेक्ष्य में इस टकराव को समझेंगे। तो आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और संगठन बनाम सरकार की मौजूदा वर्तमान स्थिति क्या है, और भविष्य में आगे संगठन और सरकार कैसे कार्य करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। हल हम खोजने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमैया राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सवाल जाटव साहब आप ही से, क्योंकि पार्टी आप ही की, सरकार आप ही की, जिम्मेदारी भी आप ही की। अब ऐसे में देखिए, कोई नई बात तो है नहीं जाटव साहब। ये योगी बनाम केशव मौर्य का जो पूरा विवाद या एपिसोड चलते आ रहा है, कोल्ड वार से भी कंपैरिजन कर दी जाती है। लोगों में भी इसको लेकर खूब बातचीत होती है। और यह भी बता दीजिए, एक विधायक को तो भला इतनी ताकत हो नहीं सकती, और यह है ताकत क्योंकि संगठन बड़ा है, तो यह ताकत कहां से आई कि उसने कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को रहना चाहिए और योगी साहब को संभवतः दिल्ली। इसके पीछे क्या चल रहा है जाटव साहब? तो मैं नहीं समझता कि इस बात के पीछे कोई तार्किक कोई जो उसका अर्थ है। कोई विधायक इस प्रकार की बात कह सकता है, उनकी अपनी निजी जो है टिप्पणी हो सकती है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सब चीज जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। हम्म। या कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी के प्रभाव में, जैसे समाजवादी पार्टी है उस तरीके से ये पारिवारिक पार्टी जो है नहीं। यहाँ सारे निर्णय जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होते हैं और सभी कार्यकर्ताओं का इसमें सम्मान होता है। अब यहाँ पर इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि, और आज से नहीं लगाए जा रहे, बहुत लंबा समय से लगाए जा रहे हैं कि जो केशव जी के और योगी जी के बीच में कहीं किसी प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कितना बेहतर जो है इस वक्त में प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं, तमाम तीर्थ हुआ, सब चीजें हुई। तो ये सब चीजों के हम एक सुखद परिणाम हम लोग देख रहे हैं। और इसमें इस प्रकार की बात कहना मैं नहीं समझता कि कहीं भी जो है वो अर्थपूर्ण है।
लेकिन जाटव साहब, आपने कहा निजी टिप्पणी, लेकिन निजी टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर आ रही है, वह भी उस मंच पर जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब भी बैठे हुए हैं। किसी ने मतलब उनके स्टेटमेंट का कोई दिल से खंडन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि सबको यह स्टेटमेंट अच्छा सा लग रहा है। देखिए हम अपने नेताओं के संदर्भ में किसी प्रकार के बयान किसी पे भी देते हैं, या कोई हमारा कार्यकर्ता किसी के संदर्भ में कोई बात कहता है, तो उन सब चीजों का एक उस पर तीखी प्रक्रिया नहीं। आप एक बात बताए ना, उन्होंने अगर किसी का जो विधायक है उन्होंने कोई बात कही है तो वो किसी अथॉरिटी तो है नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, ठीक है, कार्यकर्ता है, एक नहीं करोड़ों कार्यकर्ता है, वो हर कार्यकर्ता अपने तरीके से अपनी बात रख सकता है। बात कह दी तो क्या बात मानी जाएगी? बात कह दी तो क्या बात मानी जाएगी? आपके यहाँ तो विधायकों की सुनी जाती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की सुनी जाती है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, वो एक व्यक्ति के कहने पर नहीं सब टीम हुआ करता है। यहाँ पर एक सिस्टम है, एक प्रॉपर वे है। ठीक, जिन्हें एक ने कह दिया इसलिए उसकी बात मान ली जाएगी, इस वजह से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत बड़ा संगठन है, ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है साहब, पूरा बहुत बड़ा संगठन है। अभी आपने जो शुरू में तुलना करी समाजवादी पार्टी की 33-35 सीटों के साथ में, अरे वो है क्या? हम पूरे देश पर काम कर रहे हैं, पूरे हर एक प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा है। हम जो है ना वो समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उसके साथ में तुलना का कोई औचित्य नहीं। ठीक है जाटव साहब, तुलनात्मक वाली बात कर भी नहीं रहे हम लोग, तो बयान विशेष बात कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में बातचीत। समझ गए, आ रहे आपके पास, आ रहे राणा साहब, आ रहे जाटव साहब। राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी 1 मिनट ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। राणा जी, आपको लगता है कि अब ये जो टीका टिप्पणी का माहौल शुरू हो गया, शुरू तो काफ़ी पहले से हुआ था, लेकिन दबे 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 स्वरों में बातचीत होती थी, अब सार्वजनिक मंच से भी विधायक ये कहने लगे हैं, आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी का टाइम अब पूरा हो गया है, या इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट? बिल्कुल, देखिए जब से 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए और उसमें समाजवादी पार्टी का पीडीए हिट हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कोलाहल मचा हुआ है। ये इस स्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो नारे दिए थे, सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और कहीं पे धरातल पे दिखा नहीं। समाजवादी पार्टी का पीडीए, जो हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, वो लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और यही उसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभर गई जी। और ये सब कुछ संभव हो पाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लगन और एक बड़े विजन की वजह से। अब ये, क्योंकि ये तो ऐसा काम हो गया था कि जब ये अभी प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि हम पूरे देश में हैं, आप पूरे देश में हो सकते हैं, लेकिन आपका सुपड़ा कहाँ से साफ हुआ ये भी बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है, और कहाँ से साफ हो जाएगा ये भी अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा, जो ये लड़खड़ाहट हुई 24 में, उसका नतीजा है इस तरीके की बयानबाजी आना कि किसी को दिल्ली भेज दो, यूपी में कौन रहेगा। ये इनकी अंतरकला की शुरुआत है, यानी सामने आने की। अंतरकला तो बहुत जमाने से चल रही है जी। लेकिन बहरहाल ये इनका मैनेजमेंट था कि ये उसको दबा ले जा रहे हैं, लेकिन ये अब दबने वाला नहीं है। 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उससे पहले ये अंतरकला पूरी तरीके से मुकरता से बाहर आएगी। और ये तो जब उसी पार्टी के विधायक ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ेगा, दिल्ली जाएं और यहाँ पर मौर्य संभाले, इसका मतलब साफ ये है कि योगी जी से उनके अपने विधायक भी खुश नहीं है और काम के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतरकला है ये जायज है, और मुझे लगता है कि ये एक विधायक का दिल का दर्द नहीं है। अभी आपने ही बोला अपने वक्तव्य में कि इस पर किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की या इससे किसी ने गुरेज नहीं किया, इसका मतलब खामोशी कहीं पर ये इस चीज की गवाह हो जाती है कि हम भी इस चीज के फेवर में हैं। तो मौन मतलब ये मौन जो है, मतलब आपको लग रहा है स्वीकारोक्ति है एक तरह से संगठन में? बिल्कुल स्वीकार ना होता तो इस पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लोग ऊब गए हैं। लोग कब तक इस चीज को खाली हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते रहेंगे?
तरक्की चाहिए, लोगों को अपनी थाली में खाना भोजन चाहिए, जी। उनको नौकरी भी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी सही चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक जरूरतें होती हैं जिनको दरकिनार करके रख के सिर्फ हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, कब्रें खोदना, बड़े मुर्दे उखाड़ना, ये सब कब तक चलेगा? बुलडोजर बहुत दिन चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात तो खैर निकली है, कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी उसको लेकर। लड़खड़ाहट जो है वो दिखाई देने लगी है। नहीं, ठीक, ये सत्ता इनकी जाने की एक आहट सी आने लग गई है जो 2027 से पहले और भी ज्यादा। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी ज्वाइन कर लिए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जाटव साहब, तो देखिए, अब कोई बात होती है उसको हवा आप ही के पार्टी के विधायक देते हैं, जो बात नहीं भी होती है वह भी बात क्या पनप कर सामने आ जाती है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस ओर योगी आदित्यनाथ ने भी इशारा किया था, कहते कहते उन्होंने भी कहा है अपने गोरखपुर प्रवास के बारे में लेकर के, तो क्या अब यह चीज स्पष्ट होकर के सामने आएगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी साहब ही करेंगे या कोई और हो सकता है? वो तो खैर चुनाव जीतने पर निर्भर करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कोई फेरबदल इफ एनी संभव है? देखिए, वक्त जिस तरीके से शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश का, और वाकई सुशासन चल रहा है। आप देखिए किस प्रकार प्रगति हो रही है, तमाम तरीके से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में है। एक दौर था जिस वक्त में उत्तर प्रदेश जो है केवल गड्ढों और यहाँ के जो जर्जर स्थिति के लिए पहचाना जाता था, अपराध के लिए पहचाना जाता था। आज इतना बेहतर सुशासन जो है उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सड़कों तक बहुत बेहतरीन जो है सड़कें बनी हुई हैं। किस प्रकार से तीरथ जो है उनका बेहतरीन डेवलपमेंट किया गया है। 2017 में कितने यहाँ पर वो सैलानी आया करते थे, 15-16 करोड़। आज हमारे 66 करोड़ तो केवल महाकुंभ के दौरान आ गए। इस प्रकार बहुत लोगों का देश नहीं बल्कि दुनिया में भरोसा उत्तर प्रदेश। जाटव साहब, कमान तो कोई भी संभाले, राज तो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो करेगी ना। कोई भी आदमी कमान संभाले, डेवलपमेंट यदि आपका मॉडल है तो कोई केवल योगी साहब थोड़ी करेंगे, वो तो मौर्य साहब भी कर सकते हैं। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम चल रहा है, तो ऐसे काम को प्रोत्साहित करते हुए हमें अपने नेताओं को पूरी शक्ति देने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विषय पर कहीं कोई चर्चा में कहीं भी किसी प्रकार का दम है। ठीक, केवल एक विपक्ष नैरेटिव चलवा रहा है ताकि जो है योगी जी के और यहाँ पर जो है कुछ अलग तरीके की भाषाएं बने। ठीक है, योगी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत बेहतर जो है उनका जो है मंत्रिमंडल काम कर रहा है, उसका स्वागत। ठीक, सुमैया जी, देखिए आपके ऊपर ही विपक्ष के ऊपर कह देते हैं कि नैरेटिव आप लोग चलाने लगते हैं। अब ये नैरेटिव के बारे में ही बोला गया था कि देख संविधान बदल देंगे, ये सारा नैरेटिव था। 2024 में जो हुआ, आपको इंस्टेंट फ़ायदा मिला, माइलेज मिला, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें कोई ज़्यादा उसका फ़ायदा मोमेंटम बरकरार रह नहीं पाया। ऐसे में 2027 की राह समाजवादी पार्टी या महागठबंधन कांग्रेस के साथ यदि आप चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो क्या राह आसान रहने वाली है? क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में जाएगी? क्या पीडीए समीकरण जो आप बात करते हैं वह आपके हित में जाएगा, या फिर यह मैसेज पहुंचाने में आपको एड़ी चोटी का जोर जनता में लगाना पड़ेगा, या सब कुछ सेट है? और देखिए, पहली चीज तो ये नैरेटिव नहीं था जी, ये बिल्कुल एक हकीकत थी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से हिंदुस्तान के संविधान को ताक पे रख दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ये सरकार की नियति है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार जो है वो न्यायपालिका से ऊपर दिखाई देती है। ये जो है ना, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, झूठा नैरेटिव था। एक मिनट जाटव साहब, मुझे अपनी एक मिनट जाटव साहब आएंगे आपके पास भी। बोलिए सुमैया जी। ये जिसको ये नैरेटिव कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव नहीं था, यही इनकी मंशा थी। विपक्ष ने मजबूती के साथ इसका विरोध किया
और यही नतीजा है कि ये जनता ने आपके काम का विरोध किया ना, आपके नैरेटिव का जनता ने उपचुनाव में विरोध किया, आप उसको समझें। देखिए उपचुनाव तो आपको भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि सत्ता पक्ष का होता है। ठीक है जाटव साहब, प्लीज एक एक करके सर। जिस तरीके के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी गिरती है, जिस तरह सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार और हताशा बताती है। अगर इतने ही भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर, अपने किए पर इतना ही बड़ा भरोसा है, तो फिर वो ये 2 नंबर के काम मत किया करे। पुलिस से वोटर्स को रुकवाना, वोटर आईडीज में नाम कटवाना, मरे हुए मुर्दों के वोट दिलवाना, जो जिंदा है, जो वोट डालने नहीं गए और फिर भी उनकी उंगली पर निशान नहीं है लेकिन उनका वोट पड़ गया, तो ये सब कुछ करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर सी बात है, जब जमीन पर कोई काम नहीं होगा तो उसके लिए ये सब। ठीक है, अब ये सारे जो ये देखिए अपने अपने पार्टियों के चुनावी मुद्दे तो जनता के बीच लेके जाइएगा ना जाटव साहब, सुमैया जी, उसके लिए तो जनता लिटमस टेस्ट कर ही देती है। खैर अब जो भी वो बात है, बात इस संदर्भ की। देखिए भूपेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये कौन सी हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी कहती है विकास की हवा है, एक तरफ से बयान आते हैं कि क्या कहीं सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, अभी नहीं तो 2027 में सही। उसमें विधायक के कुछ बोल जिसका खंडन पुरजोर तरीके से कोई वरिष्ठ नेता उतनी बुलंद आवाज में नहीं करता। चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में सर? क्या योगी की राह मुश्किल है? जी कुणाल जी, मैंने अभी दोनों वक्ताओं को सुना और जिस तरह से मैं जो समझता हूँ और तरह की राजनीति बीजेपी करती है, क्या होता है कि राजनीति में जिस तरह से एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है और व्यक्ति के प्रति समर्पण रहता है लोगों को, तो उसको अपन कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं को उजागर अपने नेता को देखना चाहता है, तो वो एक विधायक के अपने मौर्य जी केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये हुए स्टेटमेंट है। और आप देखिए बीजेपी में तो एक आम आदमी पार्टी को भी मुख्यमंत्री या बड़े पद तक पहुंचाया जा सकता है, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पे और प्रधानमंत्री जैसे मंत्री कैबिनेट में। तो ये एक व्यक्ति की अपनी एक व्यक्ति के प्रति आस्था का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो किसको नैरेटिव बनाते हैं, स्वाभाविक रूप है, क्योंकि राजनीति इस पार्टी राजनीति करने के लिए आई। लेकिन बीजेपी को जहां तक मैं समझता हूँ और बीजेपी की जिस तरह से मेरी मानता है, तो वो बीजेपी अपने संगठनात्मक है और इन चीजों को ना तवज्जो देती है और न इन चीजों के लिए कोई बड़ा नेता इन चीजें बात करता है। अब बात रही कि योगी जी की प्रमाणिकता इस बात से है कि देखिए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा में जिस तरह से संविधान बचाओ का जो इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से नरेटिव तैयार किया था, उसके प्रतिपक्ष में बीजेपी सोच रही थी कि राम मंदिर उन्होंने बनाया इसलिए हमारे साथ जो जनता रहेगी उसमें हमारा योगदान रहा और उससे हमें अपने आप मिलेगा, तो जिससे उन्होंने ये चीज सीखी और सीखने के साथ उस चुनाव में उसमें 10 में से 8 सीटें उन्होंने जीत रखी। तो ये एक चीज ये आई कि बीजेपी एक ही साल में तुरंत सीट से 14 में सीट रह पाई। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि बीजेपी ये चुनाव लड़ती है उसका गठबंधन के रूप में लड़ती है, अपनी निष्ठा और अपनी विचारधारा के रूप में लड़ती है। आज देश में जिस तरह से बात हो रही है विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को विज्ञता की तरह आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये जो एक बात, लेकिन ये स्टेटमेंट इतना भारी नहीं है कि जिस तरह से कि पार्टी के संगठन के बड़े नेता उसमें अपना स्टेटमेंट दें या। तो सिंह साहब, आप इसे आइसिंग ऑन द केक नहीं मानते हैं क्या? ये स्टेटमेंट भले ही इस बार दिया गया हो, लेकिन इसकी चर्चाएं तो लोकसभा चुनाव के समय ही शीत युद्ध की हो रही थी। लोग बोल रहे थे संगठन की बात नहीं सुन रही जा रही है, सरकार यहाँ अलग चला रही है, निराशाजनक परिणाम हुआ, उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई, रीथिंक किया गया। ये सब चीजें तो पहले से हैं थोड़ा। नहीं बिल्कुल है, लेकिन ये एक व्यक्ति का एक बड़े नेता के प्रति एक निष्ठावान है, उसके भावनात्मक पक्ष है। लेकिन राजनीतिक रूप में आप देखिए 2014 और उससे पहले अटल जी के समय की जो 1980 की भारतीय जनता पार्टी है उसमें बहुत अंतर, और 2014 में तो यही है कि मोदी जी के कारण ही पार्टी निश्चित रूप से जीत के आ रही है। और मतलब ये कह दीजिए एक लाइन में सिंह साहब कि क्या प्रदेश बीजेपी में आपके नजरिए से ऑल इज वेल है यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल, जो संगठन चाहेगा वही होगा, बिल्कुल कहीं पे भी दुर्भाव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में योगी बनाम केशव, ये जो चर्चा है बहुत अरसे से चली आ रही है, इसका पटाक्षेप किस संदर्भ में कैसे निकलता है, कौन क्या समझता है, यह देखना दिलचस्प होगा। 27 के चुनाव नज़दीक हैं, कौन नेतृत्व उसका करेगा?
उसी में सारे सवाल के जवाब निहित हैं और मिल जाएंगे। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।